इस लेक्चर में हम सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शंस की डेरिवेशंस को डिटेल से देखेंगे, ताकि जब आप न्यूरल नेटवर्क्स की डिटेल लेवल बैकवर्ड प्रोपगेशन डिस्कस कर रहे हो तो आपको चीज़ें इजीली समझ आ जाएं। सॉफ्टमैक्स को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि softmax function takes n-dimensional vector of arbitrary real values. So softmax function क्या काम करता है? एक वेक्टर एज एन इनपुट लेता है जो कि n डायमेंशनल हो सकता है और उस वेक्टर की वैल्यूज आर्बिट्रेरी रियल वैल्यूज होंगी and produces another n dimensional vector, और एक और वो n dimensional vector प्रोड्यूस करता है जिसकी तमाम के तमाम वैल्यूज की रेंज है वो होगी बिटवीन 0 एंड 1, और उस वेक्टर की तमाम वैल्यूज को एड अप करें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो एक दफा दोबारा सुनिएगा, सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या काम करते हैं? सॉफ्टमैक्स फंक्शन एन डायमेंशनल वेक्टर एज एन इनपुट लेता है। वो एन डायमेंशनल वेक्टर की जो वैल्यूज होंगी वो कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जब वो आउटपुट जनरेट करता है वो वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 की रेंज में होती हैं, और उन सबको एडअप करके आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टमैक्स एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करता है। अगर हम इसको यहाँ से विजुअली देखें कि ये मेरे पास लेट से एक सॉफ्टमैक्स का फंक्शन है जो कि एक वेक्टर ए ले रहा है, और देन वो आपको एक और एन डायमेंशनल वेक्टर रिटर्न कर रहा है। ये जो एन डायमेंशनल वेक्टर आ रहा है इसकी की तमाम वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 होनी चाहिए होंगी, और इन सब को आप ऐड कर लें तो आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोबेबिलिटी जब आप कंप्यूट करते हैं तो उसके जितने मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड अप करें तो आंसर 1 आना चाहिए। सो एस एंड द एक्चुअल पर एलिमेंट फार्मूला इज, सो अगर आपने किसी भी S1 S2 या Sj को कंप्यूट करना है, सो ये भी जो बात हो रही है वो एक की बात हो रही है, किसी एक की, तो उसका फार्मूला क्या है? e की पावर ए जे, अगेन ए जे कोई भी एक नंबर है, वो कोई भी एक नंबर है, रियल वैल्यू नंबर है, डिवाइडेड बाय समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n। सो आमतौर पे जब हम सॉफ्टमैक्स अप्लाई करते हैं तो ये न्यूरल नेटवर्क की लास्ट लेयर पे अप्लाई किया जाता है, और लास्ट लेयर पे आपके पास जितनी पॉसिबल क्लासेस हैं हम उतनी ही साइज का सॉफ्टमैक्स अप्लाई करते हैं। सो अगर मेरे पास 4 क्लासेस हैं तो इसकी डायमेंशन 4 हो जाएंगी, 5 है तो 5 हो जाएंगी। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 अप टू n, जितनी आपके पास क्लासेस हैं या जितनी इस वेक्टर की लेंथ है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और देन ई ए के और ये बाकी हर एक की वैल्यूज, मींस कि अगर आपको S1 को कंप्यूट करना है तो आप e की पावर a1 यानी इस नंबर को यहाँ पे पुट करेंगे, देन समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n, आप हर एक की, सो समेशन e की पावर a के, सो आप इसको 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 हर एक को ऐड करते जाएंगे तो इस तरह आपके पास इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे हमने जेनेरिक फॉर्म में करके लिख लिया एस जे। और अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो ये किसी एक क्लास की अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है, लेट्स से पीजे, या फिर अगर मैं प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज को y प्राइम से कंप्यूट रिप्रेजेंट करूं तो ये y प्राइम j को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ j क्लास, कि उसकी प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं, आपको इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न कर रही है। सो इट इज इजी टू सी दैट Sj is always a positive because of the exponent। so जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आप, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट है तो आप कहेंगे कि आप देख के कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। मोर एवर सिंस जो जो डिनोमिनेटर है वो हर एक का सम है तो एस जे की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी। तो अगर मेरे पास 2 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं तो एस जे की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 आ रही होगी। और
मैक्सिमम अगर बाकी सारे 0 0 होते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है। सो जो इसकी रेंज है वो बिटवीन 0 एंड 1 है। सो इन पर्टिकुलर इन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन टास्क, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि न्यूरल नेटवर्क में जब आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी ख्वाहिश ये होती है कि वो पर्टिकुलर क्लास जो कि एक्चुअली है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो और वो वाली क्लासेस जिन जो एक्चुअल उस इनपुट के अगेंस्ट नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो। सो वी ऑफन वांट टू असाइन अ प्रोबेबिलिटी दैट ओवर इनपुट बिलोंग्स टू वन ऑफ द सेट ऑफ आउटपुट क्लासेस। लेट्स से आपके पास 3 क्लासेस थी। ये क्लास थी ए बी सी और ये उनकी वैल्यूज हैं और जब हमने उनको सॉफ्टमैक्स से गुजारा तो ये ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये सी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई एक इनपुट के अगेंस्ट। और अब हम जिसका आंसर सबसे मैक्सिमम होगा हम वो वाली क्लास उसको असाइन कर देंगे। तो ये वो चीज़ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि ये जो एस जे है ये किसी एक क्लास के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है कि अच्छा इस क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट्स से एन क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्लास 2 के प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है दैट इज एस जे इज इक्वल टू ई ए जे ओवर समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन ई ए के, इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे। सो इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। सो एस आई का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए जे और ये वही एक्सप्रेशन है जो कि हमने अभी देखी है कि e की पावर ए आई और समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन ई ए के और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए जे। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप कोशंट रूल अप्लाई कर दें। कोशंट रूल क्या है, आपने मस्ट इसको अंडरग्रेड में या हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स ओवर एच ऑफ एक्स। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं और देन जो पहली वाली वैल्यू है आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये जो सिंबल है ये डेरिवेटिव का है इनटू जो सेकंड टर्म एज इट इज माइनस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म एज इट इज। तो अगर ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म का स्क्वायर देन फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म एज इट इज माइनस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म एज इट इज। और अब अगर आप इस पे मैप करें तो आपके पास जो जी ऑफ एक्स आ रहा है वो आ रहा है जो न्यूमिनेटर में दैट इज ए ए आई और जो आपके पास एच ऑफ आ रहा है सो ये वाली एक्सप्रेशन ये आ रही है और ये वाली एक्सप्रेशन ये आ रही है। अब जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको सिर्फ और सिर्फ समेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ और सिर्फ समेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब आप इसको सिर्फ समेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस केस में अब क्या होगा, अब होगा ये कि आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है मींस ई ए आई ओवर समेशन क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं अब इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा समेशन स्क्वायर के समेशन इक्विवेलेंट है इस होल के तो इसका ही स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ ई ए आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू ए जे और देन सेकेंड टर्म एज इट इज माइनस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव और फर्स्ट टर्म एज इट इज। सो अब हम इसका जरा डेरिवेटिव लेते हैं। अगर आप इस टर्म का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू ए आई और अभी हम ये ज्यूम करते हैं कि आई और जे की वैल्यू इक्वल हो सकती है, इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। अगर आई इज इक्वल टू जे है
और i इज नॉट इक्वल टू j। सो अब इसका मतलब ये है, जब हम कह रहे हैं कि i इज इक्वल टू j, तो हम e का डेरिवेटिव ले रहे हैं, e ए आई का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए आई, क्योंकि i इज इक्वल टू j हो गया। और जैसे हमें पता है कि जब हम एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक्सपोनेंट एज इट इज आ जाता है, और देन डेरिवेटिव ऑफ ए आई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ए आई, और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल e ए आई आ जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास खाली ई ए आई आ गया, और सेकंड टर्म एज इट इज थी, तो सेकंड टर्म एज इट इज यहाँ पे आ गई। कीप इन माइंड कि यहाँ पे हम i इज इक्वल टू जे कह रहे हैं। देन उसके बाद इसका डेरिवेटिव j, ये समेशन का डेरिवेटिव। सो समेशन में हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू 1 अप टू n ई ए के। अगर आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी कि ई ए वन प्लस ई ए टू अप टू सोन। सो अब मेरे पास जो भी ई ए आई है वो ए आई वन हो सकता है, ए आई टू हो सकता है, ए आई थ्री हो सकता है। उसके लिहाज से जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो बाकी सारे के सारे जीरोज हो जाएंगे। लेट्स से मैं डेरिव जो आई की वैल्यू है वो है टू, तो अब हमारे पास बाकी सारे जीरो जीरो हो जाएंगे। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली जो रिस्पेक्टिव है, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे ई ए आई एज इट इज आ गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये, और जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव जे वाली वैल्यू होगी वो आ गई। सो होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि ये वाली एक्सप्रेशन किस तरीके से आई। हमने इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई किया और इसका डेरिवेटिव लिया सेकंड टर्म एज इट इज। जब हमने सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लिया, क्योंकि ये पूरी एक समेशन है, तो ऑटोमेटिकली वही रिस्पेक्टिव जे आ जाएगा जिसके लिए ऐसे डेरिवेटिव लिया है, या वो रिस्पेक्टिव आई आ जाएगा जो भी डेरिवेटिव है, और दूसरी टर्म एज इट इज। अब इस वाले केस में क्या किया, क्योंकि इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या चीज़ आपको कॉमन नजर आ रही है। इसमें जो कॉमन नजर आ रही है दैट इज ई ए आई, और बाकी समेशन माइनस ई ए जे यहाँ पे आ गया, और ये स्क्वायर है तो आप इसको, ये समेशन मींस ये कंप्लीट एक्सप्रेशन टू टाइम्स आ रही है, तो आप इसको एक दफ़ा भी लिख सकते हैं और इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, ये एग्जैक्ट यही चीज़ यहाँ पे लिखी जा रही है, यहाँ पे सिंपल ये है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें इस एक्सप्रेशन को, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एस आई के, ये बराबर है एस आई के, क्योंकि ये समेशन बराबर है, हमने इसको समेशन को इसके बराबर कर दिया था। सो ई की पावर ए आई डिवाइडेड बाय होल दिस, तो ये हमारे पास आ गया एस आई। सो ये वाली एक्सप्रेशन एज इट इज आ गई। देन अब अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा समेशन ओवर समेशन, ये एज इट इज, जिसको हमने कह दिया एस आई माइनस ई की पावर ए जे ओवर समेशन। अगर मैं इस तरह लिखूं तो क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो डिनोमिनेटर था मैंने इसको अलग करके लिख लिया, इसको अलग करके लिख लिया, तो ये इससे जब कैंसिल आउट हुआ तो ये वन आ गया। तो अब ये देख सकते हैं कि ये वन है, और देन ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये दोबारा से वही एस जे बन रही है। सो ये आपके पास एस जे आ गई। अब क्योंकि i इज इक्वल टू जे है तो आप इसको एस आई इंटू वन माइनस एस आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि i इज इक्वल टू जे। नेक्स्ट, जब आपके पास i इज नॉट इक्वल टू जे है तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जब आप क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे इसी एक्सप्रेशन पे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो स्क्वायर है ये तो एज इट इज ही आ गया। तो इस पे जब आपने डेरिवेटिव लिया तो ये जो स्क्वायर है क्वोशंट रूल अप्लाई किया ये एज इट इज आ गया। नेक्स्ट, जब आप डेरिवेटिव ऑफ दिस वन ले रहे हैं और जो डिनोमिनेटर है जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वो है ए जे, तो ये कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जीरो आ गया, जीरो को आपने
दूसरी टर्म एज इट इज जो समेशन है उससे मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सो ई ए आई एज इट इज, ई ए आई एज इट इज आ गया। और जो मेरे पास ये जो समेशन आ रहा है, समेशन जिस तरह हमने पहले इसको एक्सपेंड किया था इसी तरीके एक्सपेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टिव ई जे आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास माइनस ये आ गया। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया है माइनस ई ए जे, ई ए जे और समेशन स्क्वायर, और फिर ये स्क्वायर था तो इसको यहाँ पे अलग अलग करके लिख लिया। अब दोबारा से अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये एस जे आ जाएगा और ये एस आई आ जाएगा। सो और माइनस का सिंबल, सो माइनस एस जे एस आई, ये किस केस में आ रहा है, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमें इकट्ठी करके लिखनी है। तो हम इकट्ठे करने का तरीका एक तो ये भी है कि हम कह दें जब i इज इक्वल टू जे है तो इसको सिलेक्ट कर लो, और जब i इज इक्वल टू जे नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। तो या फिर हम इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब i इज इक्वल आई जे बराबर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। अदरवाइज ये 0 आ जाएगा, सो 0 माइनस 0 करके मेरे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।